तो हम अभी कर रहे हैं ऑटिज़म के बारे में जानकारी। ऑटिज़म का एक बहुत इम्पॉर्टेंट आपका सिम्टम है कि इसमें लैंग्वेज लर्निंग डिसेबिलिटी हो सकती है। और लैंग्वेज लर्निंग डिसेबिलिटी अपने आप में भी एक डिसेबिलिटी है। तो हमने बात करी थी कि ऑटिज़म एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसकी वजह से सोशल और कम्युनिकेशन और बिहेवियर में बच्चे को बहुत चैलेंजेस आते हैं। तो काफ़ी सारे हमने इसके सिम्टम्स पिछली बार कर लिए थे। आज मैं डिस्कस करना चाहती हूँ लैंग्वेज लर्निंग डिसेबिलिटी को एक वेरी इम्पॉर्टेंट सिम्टम के रूप में फॉर ऑटिज़म। और लैंग्वेज लर्निंग डिसेबिलिटी अपने आप में भी एक डिसेबिलिटी है, उसके बारे में हम पूरी जानकारी लेंगे। और हम ये ध्यान में रखेंगे कि लैंग्वेज लर्निंग डिसेबिलिटी काफ़ी केसेस में ऑटिज़म के साथ रिलेटेड होती है। लेकिन किसी को लैंग्वेज लर्निंग डिसेबिलिटी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको ऑटिज़म भी है, क्योंकि कई बार लैंग्वेज लर्निंग डिसेबिलिटी अपने आप में अकेली भी मिलता ही है। तो ज़रूरी नहीं है कि ऑटिज़म हो, लेकिन ऑटिज़म के साथ भी लिंक्ड हो सकती है। अब जब हम लैंग्वेज लर्निंग डिसेबिलिटी की बात करेंगे तो पहले तो हमें पता होना चाहिए कि लैंग्वेज लर्निंग एबिलिटी क्या होती है, तभी हम डिसेबिलिटी की बात करेंगे। हमारे माइंड में या हमारे मस्तिष्क में, ब्रेन में लैंग्वेज लर्निंग सिस्टम है। इसके बारे में कई लैंग्वेज लर्निंग थ्योरीज हैं साइकोलॉजिस्ट की, जिससे हम समझ सकते हैं कि हम लैंग्वेजेस कैसे सीखते हैं। और इसके बारे में कुछ वीडियोस भी अवेलेबल हैं, मेरे चैनल पे भी अवेलेबल हैं, आप उनको देख के समझ सकते हैं कि लैंग्वेज लर्निंग का बेसिक थ्योरीज क्या हैं। तो लैंग्वेज लर्निंग के लिए पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एवरेज जो चाइल्ड है या लर्नर है वो कितना सीखता है, किस तरह से सीखता है, ताकि हम उसको कंपेयर कर सकें जो फिलहाल जिस सब्जेक्ट को या जिस लर्नर को हम असेस कर रहे हैं, हम उसको उसके साथ जो एवरेज लेवल की लर्निंग एबिलिटी है उसके साथ कंपेयर करते हैं। तो अगर हमें उसमें डिले नज़र आता है तो हम ऐसा सोच सकते हैं कि उसमें लैंग्वेज लर्निंग डिसेबिलिटी है। तो एक एवरेज लर्नर या स्टूडेंट या सब्जेक्ट, जैसे भी आप डिफरेंट फील्ड में हैं तो आप यूज़ करते होंगे, साइकोलॉजिस्ट हैं तो सब्जेक्ट बोलते हैं, जैसे मैंने पहले बार भी बात करी थी, और टीचर हैं तो लर्नर बोलते हैं। तो एक एवरेज लर्नर कितना सीख पाता है, उसकी काबिलियत को हम लैंग्वेज लर्निंग माइलस्टोन्स कहते हैं। अब लैंग्वेज काफ़ी हद तक सोशल इंटरेक्शन से सीखा जाता है, तो इसका मतलब इसका डिपेंडेंस होगा सोशल इंटरेक्शन के ऊपर। और अलग अलग फैमिलीज़ में अलग तरह का सोशल इंटरेक्शन होता है, इसलिए लैंग्वेज लर्निंग का जो पेस है यानी उसकी जो चाल है वो भी अलग हो सकती है। फैमिलीज़ के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो अपने बच्चे के साथ कितना इंटरेक्ट करते हैं। लेकिन डिसेबिलिटी हम तब कहेंगे अगर वो लर्निंग माइलस्टोन से काफ़ी पीछे छूट रहा है, यानी कोशिश करने के बावजूद भी वो लर्निंग माइलस्टोन को अचीव नहीं कर पा रहा। तो सबसे पहले हम इसमें जानेंगे कि लैंग्वेज लर्निंग डिसेबिलिटी के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, होती क्या है। लैंग्वेज लर्निंग डिसेबिलिटी का मतलब है कि स्पीच इज अनक्लियर, क्योंकि लैंग्वेज में दोनों तरह की लैंग्वेजेस आती हैं, वर्बल लैंग्वेजेस भी आती हैं और नॉन वर्बल भी आती हैं। तो सबसे पहले जब बच्चा बहुत सारे जेस्चर्स नहीं भी बता सकता तब भी वो किसी तरह का साउंड प्रोड्यूस कर सकता है, तो उसकी कुछ स्पीकिंग की एबिलिटीज़ हैं। हाँ, चाहे वो स्पीच इतनी क्लियर नहीं होती है, हमें उसको वर्ड्स में नहीं बांट सकते, फ्रेजेस में नहीं बांट सकते, बट वी कैन अंडरस्टैंड दैट चाइल्ड इज फेसिंग सम नीड, उसकी कोई ज़रूरत है या उसको कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो कोई साउंड प्रोड्यूस करता है। तो इसलिए जो सबसे पहले नज़र में आती है चीज़ वो है स्पीच।
यानी आवाज़। आमतौर पे बच्चे कष्ट में होते हैं, उनको कोई तकलीफ़ है या कोई उनकी ज़रूरत है, तब वो एक अलग तरह का आवाज़ निकालते हैं जिसको हम कहते हैं कि बच्चा रो रहा है या चिल्ला रहा है। एंड व्हेन दे आर एट पीस देन यूजुअली दे आर क्वाइट। तो नॉर्मल यही है। नॉर्मल क्या है? बच्चा होगा तो रोएगा। अगर बच्चा नहीं रोता है या नहीं कोई आवाज़ निकालता तो ये नॉर्मल नहीं है। चाहे न्यू मदर्स को ये कितना भी पीसफुल लगे कि बच्चा चुपचाप शांत रहता है, लेकिन ये नॉर्मल नहीं है। सिमिलरली टीचर्स के लिए भी नॉर्मली क्या होता है, क्लासेस में हम ज़्यादातर क्या सुनते हैं? चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, शांत हो जाओ। ये हम अक्सर सुनते हैं। ये नॉर्मल है कि बच्चे हैं तो आपस में बात करेंगे, शोर मचाएंगे, आवाज़ निकालेंगे। लेकिन अगर कोई बच्चा बिल्कुल शांत रहता है तो चाहे एज ए टीचर आपको थोड़ी सहूलियत होती है इस चीज़ से कि बच्चा शांत है, मैनेज है, लेकिन ये नॉर्मल नहीं है, राइट। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि स्पीच इज़ अनक्लियर। धीरे धीरे बच्चा बोलना शुरू करता है, हल्का हल्का छोटे छोटे शब्दों को बोलना शुरू करता है, लेकिन अगर बड़े होने तक उसकी स्पीच को हम कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पाते, हम समझ नहीं पाते कि ये क्या बोल रहा है, then we can say that probably there is language learning disability। इसमें भी हमने ये ध्यान रखना है कि किसी एक सिम्टम के ऊपर हम लेबल नहीं कर सकते। लेबल तो करना ही नहीं है, टीचर का काम लेबल करना नहीं है। टीचर का काम है सिम्टम्स को देखना, पहचानना और पेरेंट्स को मोटिवेट करना कि वो प्रॉपर डायग्नोसिस के लिए जाएं। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि कई बार कुछ सिम्टम्स के आधार पे हम बच्चे को ऐसा सोचने लग जाते हैं कि इसको ये डिसेबिलिटी है। लेकिन लैंग्वेज लर्निंग डिसेबिलिटी के कई सारे सिम्टम्स हैं, किसी में ज़्यादा, किसी में कम, किसी एज लेवल पे भी वो सिम्टम आपको नज़र आएगा। सो वन थिंग इज दैट स्पीच इज अनक्लियर। अब दूसरी हम बात इसमें देखते हैं कि जो ऑटिज्म वाले बच्चे हैं उनका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि वो आसपास की सब आवाज़ों को सुनते हैं लेकिन अपने नाम को रिस्पॉन्ड नहीं करते। दे डोंट रिकॉग्नाइज देयर नेम। आमतौर पे क्या होता है, छोटे बच्चे को भी आप आवाज़ से बुलाते हैं, आप उसके नाम को बुलाते हैं तो वो सुनता है कि उसके नाम का वो पहचानता है। लेकिन ऑटिस्टिक बच्चे दे डू नॉट recognize their name, राइट, क्योंकि उनका अपनी इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन नहीं है। तो कई बार पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि शायद हमारा बच्चा सुन नहीं पा रहा, शायद उसके सुनने की क्षमता कम है। तो आम तौर पे जब ऐसी प्रॉब्लम होती है तो पेडिट्रिशियन या डॉक्टर्स पहले सुनने का टेस्ट करने के लिए बोलते हैं, जिसको बैरा टेस्ट बोलते हैं, BERA। बैरा टेस्ट बेसिकली ये चेक करने के लिए आपको डायग्नोसिस देता है कि बच्चे के सुनने में कोई प्रॉब्लम है कि नहीं है। तो आमतौर पे हम ऑटिज्म के बच्चों में क्या देखेंगे कि उनका बैरा टेस्ट का जो डायग्नोसिस है वो ठीक आएगा कि वो सुनता ठीक है। ये आप अपने आसपास से भी पहचान सकते हैं क्योंकि वो बच्चा बाकी सारी आवाज़ें सुनता है, बस अपने नाम के प्रति सेंसिटिव नहीं है। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप किसी बच्चे को उसके नाम से बुला रहे हैं लेकिन उसको सुनाई नहीं दे रहा, लेकिन अगर उसके किसी फेवरेट फूड के बारे में बात करी आपने या आपने कोई रैपर खोला तो वो उनको बड़ी आसानी से सुनाई देता है। तो इस तरह से भी पता चल जाता है कि बच्चा सुनता ठीक है लेकिन अपने नाम को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। तो ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर होगा ऑटिज्म का। सिमिलरली आमतौर पे अगर किसी को लैंग्वेज को बोलने में प्रॉब्लम है तो उसको सुनने में, समझने में, यानी रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग
तीनों जगह पे उसकी इनकैपेबिलिटी का लिंक नज़र आता है। लेकिन ऑटिज़म में यूजुअली स्पीच में आपको उसका जो लिंक है वो मिलता है, लेकिन राइटिंग में वो नहीं मिलता, यानी लिख लेते हैं लेकिन रीडिंग में, क्योंकि वो बोलने का काम है या अपने विचारों को बोलने में, जिसको स्पीच बोलेंगे, उसमें उनको प्रॉब्लम है। लेकिन कई बार हम क्या देखते हैं, जैसे हमने एस्पर्जर सिंड्रोम की बात करी थी, तो एस्पर्जर सिंड्रोम जिसके सिम्टम सबसे कम है ASD में, एस्पर्जर सिंड्रोम के बच्चे आमतौर पे स्पीच में डेफिशिएंट नहीं होते। एस्पर्जर सिंड्रोम के बच्चे आमतौर पे स्पीच में डेफिशिएंट नहीं होते, अब बात कर सकते हैं, लेकिन उनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है कि वो अपने इंटरेस्ट की चीज़ों के बारे में बात करते हैं। आप कुछ भी बात करेंगे वो उस इंटरेस्ट को घुमा के अपने इंटरेस्ट की चीज़ के ऊपर ले आएंगे। जैसे सपोज आप गेम्स के बारे में बात कर रहे हैं, आप फुटबॉल के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन बच्चे का इंटरेस्ट क्रिकेट में है, तो आप जो भी फुटबॉल के बारे में बात करते हैं बच्चा उसको घुमा के क्रिकेट के ऊपर ले आता है। आप हॉबीज़ के बारे में बात करते हैं, बच्चा उसको घुमा के क्रिकेट पे ले आता है। आप किसी भी गेम के बारे में बात करेंगे, किसी भी रोल मॉडल के बारे में बात करेंगे, बच्चा उसको घुमा के अपने इंटरेस्ट की चीज़ पे ले आएगा। तो ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है एस्पर्जर सिंड्रोम का, जिसमें एज इट इज स्पीच फॉल्टी नहीं होती, लेकिन चाइल्ड लाइक्स टू टॉक अबाउट सम लिमिटेड इंटरेस्ट। और एक और चीज़ हम देखते हैं कि कई बार लैंग्वेज लर्निंग डिसेबिलिटी में जो स्पीच है उसमें बच्चे की वर्बल लर्निंग डिसेबिलिटी अफेक्टेड होती है, उसको नॉन वर्बल में प्रॉब्लम नहीं आती। नॉन वर्बल लैंग्वेज लर्निंग डिसेबिलिटी अलग तरह का एक कैटेगराइजेशन है, जिसमें बच्चा जेस्चर से या नॉन वर्बली कम्युनिकेट नहीं कर पाता। लेकिन ऑटिज्म में हम क्या देखते हैं कि वर्बल और नॉन वर्बल दोनों तरह की लैंग्वेज लर्निंग में डिसेबिलिटी है, यानी वो सिर्फ वर्ड्स नहीं बोल पाते और उसके साथ साथ वो प्रॉपर जेस्चर्स भी नहीं दे पाते, पॉइंट आउट भी नहीं करते। ऐसा हो सकता है ना कि आपके कोई ज़रूरत है, आपको प्यास लगी है, तो आप कहें कि मुझे पानी दे दो, हाँ, या अगर आप बोल नहीं पा रहे तो आप कुछ इशारे से कहेंगे कि मुझे पानी दे दो। तो ऐसे जेस्चर्स भी ये बच्चे नहीं कर पाते, और ना ही जेस्चर्स को या जो फेशियल एक्सप्रेशन है उसको समझ पाते हैं। इनके अपने फेशियल एक्सप्रेशन भी शायद उनके जो भाव हैं उसके साथ मैच नहीं करते। तो ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होगा ऑटिज्म का कि वर्बल एंड नॉन वर्बल दोनों ही जो लैंग्वेजेस हैं वो अफेक्टेड है, राइट। और इनमें आमतौर पे जो साउंड होती है उसको हम टेक्निकली बोलते हैं दैट इट इज अनस्क्रिप्टेड। अनस्क्रिप्टेड लैंग्वेज मतलब कि ये एक अपनी ही तरह की भाषा का या अपनी ही तरह के बोलने के अंदाज का कोशिश करते हैं उसमें कम्युनिकेट करने की। दैट व्हाट दे आर सेइंग यू मे नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड। जैसे आप कह सकते हैं कि आप किसी बच्चे, जैसे आप मान लीजिए मुझे आप जर्मन में कुछ कहते हैं, मुझे जर्मन लैंग्वेज नहीं आती, तो मैं सुन सकती हूँ लेकिन आई विल नॉट बी एबल टू रिस्पॉन्ड टू दैट। सेम वे मान लीजिए मुझे जर्मन आता है, आपको नहीं आता, अब मैं आपको कुछ लैंग्वेज अपने हिसाब से कह रही हूँ, अपनी तरफ से तो मैं सही कह रही हूँ, लेकिन क्योंकि आपको वो लैंग्वेज नहीं आती इसलिए आप उसमें प्रॉपर रिस्पॉन्ड नहीं दे सकते। तो इन बच्चों को ये सिखाया जाता है कि आप अगर किसी लैंग्वेज को प्रॉपरली, जब ट्रेनिंग होता है बच्चों को या जब इनका थेरेपी होता है, देन दे आर ट्रेन्ड टू कम्युनिकेट थ्रू जेस्चर्स।
या इनके कोड्स को, इनकी लैंग्वेज के जो वर्ड्स हैं उसको धीरे धीरे पेरेंट्स दे स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग। तो ऐसी जो प्रॉब्लम है दैट इज ऑल्सो लिंक्ड टू ऑटिज्म, दैट दे प्रोड्यूस सम लैंग्वेज बट दैट लैंग्वेज डज नॉट मैच विद योर लैंग्वेज। तो आपके लिए वो लैंग्वेज अनस्क्रिप्टेड है, आपके दिमाग में उनकी लैंग्वेज के कोड्स नहीं हैं और आपकी लैंग्वेज के कोड इनकी लैंग्वेज में नहीं है। देन अनदर इज कैरेक्टरिस्टिक इज इकोलैलिया। इकोलैलिया एक टर्म यूज होता है ऑटिज्म में, जिसका मतलब है, इकोलैलिया वर्ड से भी कुछ समझ आता है कि इको करना, कि ये बच्चे जो आप उनसे पूछते हैं ये उसी को इको करते हैं। जैसे नॉर्मली हम क्या कह सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे मैं आपसे पूछूं कि आपका नाम क्या है, तो एक्सपेक्टेड क्या है कि आप मुझे बताएंगे कि आपका नाम क्या है। लेकिन इनके लिए द रिस्पॉन्स में भी आपका नाम क्या है, यानी मैंने पूछा आपका नाम क्या है, तो इंस्टेड ऑफ गिविंग मी द रिस्पॉन्स क्या है, आपका नाम क्या है। समझे? तो इस तरह से ये आपकी वॉइस को इको करते हैं। अब कई बार ये जो इको है ये इमीडिएट होता है, जैसे मैंने पूछा आपका क्या नाम है तो आगे से जवाब आया आपका क्या नाम है। और कई बार बच्चे किसी पहले से सुनी हुई आवाज़ को इको करते रहते हैं। जैसे हमने कोई, मान लीजिए कोई गाना सुना है मॉर्निंग में, या हमने कोई न्यूज़ सुना है, या हमारे दिमाग में कोई विचार है, तो हम उस विचार को बार बार बोलते रहें। तो आमतौर पे हम कोई गीत सुनते हैं, कोई सॉन्ग सुनते हैं, तो वी टेंड टू सिंग द सॉन्ग इन स्टैंजाज। आप इमेजिन कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि अगर हम एक फ्रेज को ही बार बार बोलते रहें तो ये एक तरह का एक रिकॉर्डेड वॉइस का रीप्ले जैसा लगता है। तो ये भी ऑटिज्म के बच्चों में कई बार सिम्टम नज़र आता है, दैट दे आर डायग्नोज्ड विद इकोलेलिया। इकोलेलिया मीन्स कि या तो जो पूछते हैं उसी को उसी समय रिपीट करते हैं, और या पहले से कोई सुनी हुई फ्रेज को या वर्ड्स को बार बार रिपीट करते हैं। समहाउ ऑटिज्म में बच्चे को इस चीज़ में प्लेजर मिलता है। जैसे हमको गाना गाने में, गीत गुनगुनाने में, किसी धुन को गुनगुनाने में हमको अच्छा लगता है, इनको छोटे फ्रेजेस बार बार बोलने में इनको अच्छा लगता है। पहले भी हमने बात करी थी कि ये बच्चे स्टिमिंग करते हैं। स्टिमिंग मतलब एक ही एक्टिविटी को बार बार करते हैं, गोल गोल घूमते हैं तो घूमते रहते हैं, हाथ हिलाते हैं तो हिलाते रहते हैं, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, वहाँ से यहाँ, यहाँ से वहाँ, सेम चीज़ बार बार करते रहते हैं। यहाँ से गए, दीवार को हाथ लगाया, वापस आए, सीट पे बैठे, उठे, फिर दीवार को हाथ लगाया, फिर वापस आए, फिर दीवार को हाथ, कुछ भी एक्टिविटी को बार बार करते हैं। तो शायद ये भी उसके जैसा ही कुछ है कि एक ही इवेंट को ये बार बार रिपीट करते हैं। तो ये ऑटिज्म की जो लैंग्वेज है उसके बारे में कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं। अब हम बात करते हैं कि लैंग्वेज लर्निंग डिसेबिलिटी में माइलस्टोन्स क्या होते हैं। यानी आमतौर पे जो एवरेज चाइल्ड है वो लैंग्वेज लर्निंग में कितना कर पाता है एज पर एज, यानी उम्र के अनुसार कौन बच्चा कितना सीख पा रहा है, इसको कंपैरिजन के लिए हमारे पास कुछ माइलस्टोन है कि भाई एवरेज बच्चा इतना कर लेता है और ये जिस बच्चे की हम बात कर रहे हैं वो इसके कंपैरिजन में कितना कर पाता है। तो ये जो माइलस्टोन्स हैं ये भी नेचुरली फैमिलीज के ऊपर भी थोड़ा बहुत इनका इम्पैक्ट आता है कि बच्चों को इंस्ट्रक्शन कैसा मिल रहा है। लैंग्वेज लर्निंग माइलस्टोन में हमको ये पता होना चाहिए कि 6 से 8 महीने का जो बच्चा है ये भी कम्युनिकेट करता है।
और इसका जो मेन कम्युनिकेशन का मेथड है वो है जेस्चर से, और ये कुछ साउंड भी प्रोड्यूस करता है। 6 से 8 महीने का बच्चा भी अपनी ज़रूरतों के बारे में अपनी बात को समझा पाता है, अपने पेरेंट्स को वो उनकी बात को समझ लेते हैं, क्योंकि वो उसके जेस्चर्स और साउंड को कॉम्प्रीहेंड कर पाते हैं। एंड चाइल्ड इज एबल टू कम्युनिकेट थ्रू जेस्चर्स। और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, लगभग 12 से 18 महीने का बच्चा यानी 1 से 1.5 साल का बच्चा, इसमें लैंग्वेज का डेवलपमेंट होता है अप टिल 20 वर्ड्स। यानी साल 1.5 साल का बच्चा लगभग 20 शब्द बोल पाता है। अब ये जब मैं वर्ड्स की बात करूंगी तो वर्ड्स में ये नहीं कि सिर्फ नाउन की ही बात होगी। नाउन्स बच्चा जो है पहले सीखता है, क्योंकि वस्तुओं को, चीज़ों को, रिलेशंस को नाम से पहचानना, क्योंकि वो एक कॉन्क्रीट चीज़ होती है, उसको देख के बच्चा आसानी से कम्युनिकेट करता है। नाउन्स के साथ साथ ये बच्चा कुछ वर्ब्स और कुछ एडजेक्टिव्स भी बोल पाता है। जैसे दूध को देख के कहे गर्म है, या आ गए, या पापा, मम्मा, चाचा, नाना, काका, जो भी आपकी भाषा के शब्द हैं, उनके बारे में ये 20 कम से कम शब्द ऐसे बोल सकता है। सिर्फ नाउन नहीं, वर्ब भी और एडजेक्टिव भी, लेकिन सिंगल वर्ड की उसकी कैपेबिलिटी बन जाती है। और वो जेस्चर या पॉइंटिंग एट भी सीख जाता है, वो इशारे से बता देता है मुझे ये चीज़ चाहिए। तो 12 से 18 महीने के बच्चे में इतना लैंग्वेज लर्निंग हो जाता है। और इसके बाद 18 महीने से 24 महीने का बच्चा यानी 1.5 से 2 साल में बहुत जल्दी लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है, और बच्चा 50 से 100 वर्ड्स सीख लेता है। यानी उसकी इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट होती है, 6 महीने में बच्चा काफ़ी लैंग्वेज सीख लेता है। और इन वर्ड्स को वो सिर्फ वर्ड्स ही नहीं, वो उसको कंबाइन करना भी सीख लेता है। यानी उसके छोटे छोटे फ्रेजेस भी बना पाता है। और सिंपल इंस्ट्रक्शंस भी अगर आप उसको देंगे तो इसको वो समझ पाता है और अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड करता है। जैसे आजा, या आप खिलाते हैं बच्चे को, खेलते हैं उसके साथ, तो आप छोटे छोटे कमांड्स देते हो, नहीं जाना, ऐसा कुछ कमांड देते हैं ना हम बच्चे को, तो बच्चा सिंपल इंस्ट्रक्शंस को अच्छी तरह से समझ पाता है और रिस्पॉन्ड करता है, और फ्रेजेस भी बोलना शुरू कर देता है। अब जब बच्चा 2 से 3 साल का है, अब इसमें भी बहुत जल्दी एडवांसमेंट ऑफ लैंग्वेज है। और आप देखेंगे कि इस साल के बच्चे सबसे ज़्यादा सवाल पूछते हैं, दे वांट टू लर्न, दे वांट टू स्पीक, और काफ़ी बोलते भी हैं। तो 2 से 3 महीने के बच्चे ये ज़्यादा लंबे फ्रेजेस बोलना सीख सकते हैं। यहाँ हमने देखा कि सिंपल इंस्ट्रक्शन सीख सकते हैं, लेकिन 2 से 3 महीने का बच्चा 2 इंस्ट्रक्शंस को कंबाइन भी करता है। जैसे 2 चीज़ों को कंबाइन कर सकता है। कैसे? जैसे एग्जाम्पल के लिए, फ्रिज खोल के दूध निकाल लो, तो वो 2 काम हो गए कि जाएगा, फ्रिज खोलेगा और उसमें से दूध की बोतल निकाल लेगा। आमतौर पे यहाँ पर कई बार लैंग्वेज लर्निंग डिसेबिलिटी पेरेंट्स मिस कर जाते हैं, क्योंकि वो खुद ही उस इंस्ट्रक्शन को 2 हिस्सों में तोड़ लेते हैं। जैसे वो देखते हैं, उन्होंने बोला जाओ फ्रिज में से दूध निकाल लो, तो बच्चा फ्रिज तक तो जाता है लेकिन आगे दूसरी इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं कर पाता। तो कई बार पेरेंट्स खुद ही इस इंस्ट्रक्शन को
स्प्लिट कर लेते हैं। जैसे बताते हैं बच्चों को फ्रिज के पास जाओ, फिर बोलते हैं खोलो, दूध की बोतल निकाल लो। तो दिस इज नॉट टेकिंग 2 or 3 इंस्ट्रक्शंस टुगेदर, दिस इज टेकिंग 1 इंस्ट्रक्शन एट वन टाइम। लेकिन आमतौर से 2-3 साल का बच्चा कम से कम 2 इंस्ट्रक्शंस को कंबाइन कर सकता है। ये हम कई बार आमतौर पे आजकल क्या होता है, 2.5-3 साल का बच्चा स्कूल में आ जाता है, नर्सरी क्लास में आ जाता है, तो कई बार टीचर्स भी इसको ऑब्जर्व करते हैं। जैसे टीचर्स बोलते हैं अपना वाटर बॉटल विंडो के पास रख दो, तो बच्चा विंडो के पास तो पहुंचता है मगर बॉटल नहीं रखता। या टीचर बोलते हैं अपना नोटबुक लेके मेरे पास आओ, तो नोटबुक उठा लेता है लेकिन अगली इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं कर पाता, या टीचर के पास पहुंच जाता है मगर नोटबुक नहीं लेके जाता। तो दिस इज़ हाउ, फॉर एग्जाम्पल आई एम गिविंग, मैं कोई जैसे स्पेसिफाई नहीं करी कि ऐसा ही होगा, इस तरह से आप समझ सकते हैं कि वो 2 इंस्ट्रक्शंस को कंबाइन नहीं कर पा रहा। और इस लेवल में बच्चा जो है वो क्वेश्चंस पूछता है। ऐसा लग सकता है आपको कि 2-3 साल का बच्चा क्या सवाल पूछेगा, हाँ, उसका माइंड इतना डेवलप नहीं होता कि वो सवाल पूछे, लेकिन इस उम्र के बच्चे सवाल पूछते हैं। जैसे आप उसको कहें कि बाज़ार जाएंगे, तो वो पूछता है कब जाएंगे। हाँ, आप कोई भी उसको जो व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस है, ऐसे क्वेश्चंस को बच्चा पूछता है। सिमिलरली जैसे क्वेश्चन में आप कह सकते हैं व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन थोड़े इजी होते हैं, ये क्या है, वो क्या है, इस तरह के सवाल बच्चा पूछता है। सिमिलरली वेयर टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछता है, जैसे कहाँ जाएंगे, जैसे सवाल मैंने बताया आपको, ये इस तरह के जिसमें कहाँ का या प्लेस का, या आप बच्चे को पूछते हैं पापा कहाँ गए, तो बच्चा बताता है दफ्तर, हाँ, या मम्मी कहाँ है, किचन या रसोई, या जैसे भी जो भी आपकी भाषा है। तो वेयर टाइप ऑफ क्वेश्चंस बच्चा पूछता है और रिस्पॉन्ड करता है। सिमिलरली हु टाइप ऑफ क्वेश्चंस, कौन है, जैसे कौन आया, तो बच्चा बताता है पापा आए, है ना। या हम बच्चे से पूछते हैं ये कौन है, तो बच्चा बताता है ये काका है या चाचा है या मामा है। इस तरह के क्वेश्चंस बच्चा रिस्पॉन्ड कर पाता है। जबकि कुछ क्वेश्चंस जैसे वाई टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं, वो शायद बच्चा इस एज में अभी नहीं पूछ पाएगा, इतना उसका माइंड डेवलप्ड नहीं होता, क्योंकि वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट से भी रिलेटेड है। तो इस तरह से बच्चा क्वेश्चंस पूछता है और क्वेश्चन के साथ साथ आंसर भी प्रोवाइड करता है। तो ये कुछ लर्निंग माइलस्टोन्स हैं 2 से 3 साल तक के मैंने लिखे हैं। जैसे मैंने पहले भी बात करी थी कि आमतौर पे इस एज में ये आपको पता चलना शुरू हो जाता है कि बच्चे को कोई लैंग्वेज लर्निंग डिसेबिलिटी है या नहीं है। तो ये जो माइलस्टोन है ये लैंग्वेज लर्निंग के हैं और ये पर्टिकुलरली ऑटिज्म के हैं। ये लैंग्वेज लर्निंग के साथ अटैच भी हो सकता है और अलग भी हो सकता है। तो आपको जब भी आप देखें कि उसमें लैंग्वेज लर्निंग के कुछ आपको लगता है कि उसमें डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं है, तो डायग्नोसिस बनता है। आप ज़रूर पता करिए कि आपका बच्चा बाकियों से, ऐसे कई बार पेरेंट्स ऐसे सोचते हैं कि ये लेट ही बोलेगा। वगैरह बच्चे देखते हैं हम 2.5-3 साल का बच्चा नहीं बोलता है या बिल्कुल कम बोलता है, तो पेरेंट्स ऐसे अज्यूम कर लेते हैं कि ये अपने आप ही बोलने लग जाएगा। तो आपको इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। तो जहाँ तक ऑटिज्म और लैंग्वेज लर्निंग डिसेबिलिटी की बात हुई, उसमें हमें कुछ सिमिलरिटीज़ भी नज़र आती हैं। जैसे सिमिलरिटीज़ में हमें क्या नज़र आया कि ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो शायद लाइफ लॉन्ग रहे। कुछ बच्चे लैंग्वेज लर्निंग में स्लो होते हैं। फिर दोनों में हमने देखा कि इसको आपको लैंग्वेज लर्निंग को क्योर करने के लिए या हेल्प करने के लिए आपको बच्चे की हेल्प करने की ज़रूरत है। आपको कुछ एजुकेशनल इंटरवेंशंस देनी पड़ेंगी, आपको बच्चे को सपोर्ट करना पड़ेगा, आप इसको छोड़िए नहीं। और जितना जल्दी और जितना
आप अर्ली आप इसको करेंगे उतना ज़्यादा बच्चे के लिए फ़ायदा होगा। और लैंग्वेज लर्निंग जो है ये किसी हद तक सेंसरी इंटरवेंशन से भी, सेंसरी प्रोसेस से भी रिलेटेड है। और दूसरा हम ये कह सकते हैं कि हाँ, इनमें दोनों में आप ये कह सकते हैं कि लैंग्वेज लर्निंग हर बार आईक्यू के साथ रिलेटेड नहीं होती है। ऐसा नहीं है बच्चा लैंग्वेज धीरे कम बोल रहा है तो आप कहें कि उसका आईक्यू लो है। तो ये इंडिपेंडेंट ऑफ आईक्यू भी हो सकता है बच्चा बाकी सब काम ठीक कर रहा है लेकिन लैंग्वेज लर्निंग में उसको प्रॉब्लम है। और इन सब केसेस में आपको पेरेंटिंग पे शक नहीं करना चाहिए। आप हर बार ये कहना कि आप बुलाते नहीं हैं, आप सिखाते नहीं हैं, आपकी पेरेंटिंग में फॉल्ट है, ऐसा नहीं है, बिकॉज दीज आर रिलेटेड टू लर्निंग एबिलिटीज़। हाँ, मोटिवेटेड ज़रूर रखना चाहिए बच्चे को, इंटरेक्शन ज़रूर बेटर करना चाहिए और डॉक्टर की सलाह ज़रूर लेनी चाहिए, सो दैट यू कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन language learning disability and language learning disability as a symptom for autism. So with this we have completed all the symptoms of autism as well as language learning disability. अब हम बात करेंगे कि टीचर्स का क्या इंटरवेंशन होना चाहिए। या टीचर का मतलब सिर्फ टीचर नहीं, टीचर का मतलब स्कूल टीचर नहीं, टीचर का मतलब वो सब लोग जो बच्चे को कुछ सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, इंक्लूडिंग पेरेंट्स, बिकॉज मदर इज द फर्स्ट टीचर। सो ऑल मदर्स, ऑल पेरेंट्स, दे नीड टू नो दैट हाउ दे कैन हेल्प देयर चाइल्ड टू लर्न बेटर। तो उसके बारे में अभी हम बात करेंगे।